मैं अपनी पत्नी के साथ रहते हुए हमारी काम वाली के साथ अफेयर कर रहा था। मेरी पत्नी और मैं दोनों कामकाजी हैं। मैं एक आईटी जॉब करता हूं और वो एक उभरती हुई वकील है। आप समझ सकते हैं कि हमारा शेड्यूल कितना टाइट रहता है और घर के कामों के लिए हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं बचता। हम बैंगलोर के एक 2 BHK फ्लैट में रहते हैं। 2 हफ्ते पहले हमने अपनी पुरानी काम वाली को निकाल दिया था क्योंकि वो बिना बताए छुट्टियां लेती रहती थी। इसलिए हमें नई काम वाली ढूंढनी पड़ी। करीब 1 महीने तक लोगों से पूछताछ करने के बाद मेरी पत्नी को एक लड़की मिली। उसका नाम था बिंदु। हमारे पड़ोसी ने उसे रिकमेंड किया था और जैसे ही मैंने बिंदु को पहली बार देखा, मैं बस उसे देखता ही रह गया। उसकी गोरी त्वचा, खूबसूरत आंखें, उसका चेहरा और पतला शरीर, सब कुछ इतना परफेक्ट था कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। सच कहूं तो मुझे जरा भी गिल्ट नहीं हुआ। आखिर कोई भी आदमी इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर आकर्षित हो ही जाता है ना? और फिर मैंने फैसला कर लिया, मैं बिंदु के साथ अफेयर शुरू करूंगा। मेरी पत्नी को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि मैं घर से काम करता हूं और वो रोज कोर्ट जाती है। धीरे धीरे 1 हफ्ते में मैंने बिंदु से अच्छी दोस्ती कर ली। उसकी शर्माती हुई मुस्कान देखकर मुझे लगने लगा कि वो भी मुझे पसंद करती है। फिर एक दिन मंगलवार की शाम हम दोनों सोफे पर बैठे थे, बहुत करीब, और मैंने उसे किस किया। लेकिन तभी घर का दरवाजा खुला। मेरी पत्नी अंदर आई और उसने हमें देख लिया। मैं तुरंत अलग हो गया, लेकिन मेरी पत्नी बिंदु पर चिल्लाने लगी, तुमने मेरे पति को बहकाया है। वो उसे बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन एक बात बार बार दोहरा रही थी, बूढ़ी औरत। मैं हैरान था, बिंदु और बूढ़ी, ये कैसे हो सकता है? उस रात बहुत माफी मांगने के बाद मेरी पत्नी ने मुझे माफ कर दिया। ये बात भी मुझे अजीब लगी क्योंकि वो इतनी जल्दी माफ करने वालों में से नहीं है। लेकिन मैंने सोचा शादी बचाने के लिए यही सही है। फिर भी एक सवाल मेरे दिमाग में अटका रहा। मैंने उससे पूछा, तुमने बिंदु को बूढ़ी औरत क्यों कहा? वो तो जवान है। मेरी पत्नी ने मुझे घूरते हुए कहा, तुम ठीक हो? वो तुम्हारी दादी की उम्र की है। उसके चेहरे पर झुर्रियां हैं, बाल सफेद हैं और वो ठीक से चल भी नहीं पाती। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मुझे लगा शायद ये सब सदमे की वजह से है। लेकिन असली अजीब घटनाएं तो अब शुरू हुई। अगले दिन मैंने बिंदु को हमारे 1 साल के बेटे को लोरी गाते हुए देखा। वो एक ही जगह बैठी थी और लगातार गा रही थी, ओ छोटे बच्चे, तू बहुत प्यारा है, हम तुझे कुएं में डुबो देंगे। उसकी आवाज बहुत मीठी थी, लेकिन उसके शब्द डरावने थे। मैंने 1 बजे दोपहर को सोया था और 4 बजे उठा, लेकिन वो अब भी उसी जगह बैठी वही लाइन दोहराए जा रही थी। नींद से उठते ही मैंने एक अजीब चीज देखी। उसके पैर उल्टे थे, पीछे की तरफ मुड़े हुए। मैंने आंखें मल ली और सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैंने सोचा शायद मैंने सपना देखा होगा। बाद में मैंने अपनी पत्नी से कहा, तुम हमारे बेटे का ध्यान नहीं रख रही हो, बिंदु उससे बेहतर ख्याल रख रही है। मेरी पत्नी ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हूं। हमारा कोई बेटा नहीं है, उसने कहा। मैं गुस्से में चिल्लाया, क्या मतलब, हमारा 1 साल का बेटा है। लेकिन उसने ठंडे अंदाज में पूछा, उसका नाम क्या है? वो कैसा दिखता है? उसका जन्मदिन कब है? वो अभी कहाँ है? मैं चुप हो गया। मैं कुछ भी याद नहीं कर पाया। मेरी पत्नी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। और उसी पल मुझे पहली बार लगा, शायद कुछ बहुत गलत है। हमारा कोई बेटा नहीं है और तुम्हें सच में डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। मैं गुस्से में चिल्लाया, क्या? हमारा 1 साल का बेटा है, तुम कैसे भूल सकती हो? और तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। आज बिंदु ने उसे 4 घंटे तक लोरी सुनाई है। वो तुमसे कहीं ज्यादा उसका ख्याल रखती है। मेरी पत्नी झुंझलाकर बोली, बस,
मैं तुमसे तलाक ले रही हूं। तुम ऐसी चीजें देख रहे हो जो असल में हैं ही नहीं। और एक बात और, आज बिंदु छुट्टी पर थी। उसने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया था। तो तुम जिसे भी देख रहे हो वो बिंदु नहीं है। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है। मैं हतप्रभ रह गया। लेकिन हमारा बेटा है, हम दोनों का बेटा। तुम उसे कैसे भूल सकती हो? उस पल मेरा दिमाग बस इसी सवाल में अटक गया था। घर में जो अजीब चीजें हो रही थीं, उनसे भी ज्यादा जरूरी मुझे यही लग रहा था। क्योंकि सच में कामवाली के बारे में झूठ बोलना एक बात थी, लेकिन अपने ही बेटे के बारे में झूठ बोलना, ये तो हद थी। मेरी पत्नी ने भौहें चढ़ाकर कहा, अच्छा तो बताओ, उस बेटे का नाम क्या है? वो दिखता कैसा है? उसकी जन्मतिथि क्या है? वो अभी कहाँ है? क्योंकि मुझे यहां कोई 1 साल का बच्चा दिखाई नहीं दे रहा। और उसका खिलौनों का डिब्बा, उसका पालना कहाँ है? मैंने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन मैं बोल ही नहीं पाया। मेरा मुंह खुला ही रह गया। पूरा 1 मिनट तक मैं कोशिश करता रहा उसका नाम याद करने की, उसका चेहरा, उसकी कोई भी पहचान, लेकिन कुछ भी याद नहीं आया। मेरी पत्नी मुझे देखती रही, गुस्से और डर के मिले जुले भाव के साथ। उसे पता चल चुका था कि वो सही है। आखिरकार मैंने मुंह बंद किया और बिना कुछ बोले सोने चला गया। उस रात मेरी पत्नी दूसरे कमरे में सोई। वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। तीसरी अजीब घटना अगली सुबह हुई। मेरी पत्नी रोते हुए मेरे पास आई। मैं ये घर छोड़ रही हूं। मैं चौंक गया। क्यों? वो कांपती हुई आवाज में बोली, मैंने बिंदु को देखा कल रात। वो दीवार पर चल रही थी, चारों हाथ पैरों पर। मैंने झुंझलाकर कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? लेकिन सच्चाई ये थी, कल रात मैंने ही बिंदु को 1 बजे घर बुलाया था। हमारा बेटा रो रहा था और मेरी पत्नी ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। उसे उसकी परवाह ही नहीं थी। बिंदु आई और उसने सिर्फ 15 मिनट में उसे चुप करा दिया। वही उसकी लोरी, लाल पालना, और मेरा बेटा शांति से सो गया। मैं भी चैन से सो गया था। जब मैंने ये बात अपनी पत्नी को बताई तो वो जोर से चिल्लाई, हमारा कोई बेटा नहीं है। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। हमने अपने घर में एक चुड़ैल को बुला लिया है। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो अभी इस घर से निकल जाओ। इतना कहकर वो रोते हुए घर से बाहर चली गई, अपना सामान लेकर। मैं वहीं खड़ा रह गया, हैरान। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मेरी पत्नी सच में पागल हो गई है? क्योंकि मेरे लिए बिंदु एकदम सामान्य थी, कोई चुड़ैल नहीं। मैंने तय किया, मुझे सच्चाई पता करनी होगी। मैंने अपना फोन उठाया, कॉल लॉग चेक किया, व्हाट्सएप देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। न कोई कॉल, न मैसेज, और सबसे डरावनी बात, बिंदु का नंबर ही मेरे फोन में नहीं था, जैसे वो कभी थी ही नहीं। मैं घबरा गया, गुस्सा भी आने लगा। आखिर ये सब क्या हो रहा था? और पता नहीं कब मैं फिर से सो गया। जब मेरी आंख खुली तो रात के 1 बज रहे थे, और तभी मुझे आवाज सुनाई दी, रोने की आवाज, लिविंग रूम से, एक बच्चे के रोने की आवाज। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरा बेटा। मैं धीरे धीरे उठकर बाहर जाने लगा। लिविंग रूम में वो लाल पालना रखा था और वो अपने आप झूल रहा था, आगे पीछे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे झुला रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। और रोने की आवाज अब और तेज हो रही थी। मैंने निगलते हुए सोचा, शायद मैं अंधेरे में खड़ा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रोने की आवाज सच थी। पहले हल्की, फिर तेज, फिर और भी तीखी, बेबस, एक बच्चे की रोने की आवाज। मेरा बच्चा। मैं धीरे धीरे बेडरूम से बाहर निकला और हॉल की तरफ बढ़ा। लाइट बंद थी, लेकिन बाहर की स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी पर्दों से अंदर आ रही थी, इतनी कि चीजों की परछाइयां दिख सकें। और तभी मैंने उसे देखा, लाल पालना।
वो अपने आप झूल रहा था, आगे पीछे, आगे पीछे, लेकिन उसके पास कोई नहीं था। मेरा गला सूख गया। बिंदु, मैंने धीमे से पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। अचानक रोने की आवाज बंद हो गई, एकदम से। घर में सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जो कानों पर दबाव डालता है। मैं धीरे धीरे पालने के पास गया। एक कदम, फिर दूसरा। मेरे पैर भारी लग रहे थे, जैसे कोई मुझे पीछे खींच रहा हो, जैसे कह रहा हो आगे मत बढ़ो। लेकिन मुझे जाना ही था। मैं पालने तक पहुंचा। धीरे, बहुत धीरे मैंने अंदर झांका। वो खाली था। मेरी सांस अटक गई। ये कैसे हो सकता है? मैंने फुसफुसाया। मैंने उसे सुना था, मुझे पता है, मैंने सुना था। तभी एक आवाज बिल्कुल मेरे पीछे से, नरम, धीमी, पहचानी हुई। ओ छोटे बच्चे, तू बहुत प्यारा है। मेरा पूरा शरीर जम गया। हम तुझे कुएं में डुबो देंगे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। बिंदु खड़ी थी, लेकिन वो बिंदु नहीं थी। उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी त्वचा ढीली पड़ चुकी थी, झुर्रियों से भरी, जैसे हड्डियों से लटक रही हो। उसकी आंखें अंदर धसी हुई थीं और उसके होंठ एक असामान्य, बहुत बड़ी मुस्कान में खिंचे हुए थे। उसके बाल पूरी तरह सफेद थे। मेरी पत्नी की आवाज मेरे दिमाग में गूंजने लगी। वो तुम्हारी दादी की उम्र की है। नहीं, मैंने कांपते हुए कहा, यह सच नहीं है। बिंदु ने अपना सिर तिरछा किया। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। और तभी मेरी नजर उसके पैरों पर गई। वो उल्टे थे, ठीक वैसे ही जैसे मैंने पहले देखा था, लेकिन इस बार वो सीधे नहीं हुए, वो वैसे ही रहे, हमेशा के लिए। अब तुम मुझे देख सकते हो, उसने कहा। उसकी आवाज अब उसकी नहीं थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। मैं पीछे हट गया और दीवार से टकरा गया। तुम क्या हो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी, चारों हाथ पैरों पर। उसकी हरकतें अजीब थीं, झटकेदार, बहुत तेज, जैसे उसका शरीर इस तरह चलने के लिए बना ही ना हो। कुछ ही सेकंड में वो दीवार पर चढ़ गई और फिर दीवार पर रेंगते हुए मेरी तरफ आने लगी। मैं जोर से चिल्लाया और दरवाजे की तरफ भागा। मैंने कांपते हाथों से लॉक खोलने की कोशिश की। तभी उसकी आवाज मेरे कान के पास गूंजी। तुमने मुझे बुलाया था, याद है? मेरे हाथ रुक गए। मेरे दिमाग में यादें चमकने लगीं। हर वो पल जब मैंने उसे देखा, जब उससे बात की, जब मैंने उससे चाहा। मैंने नहीं बुलाया, मैंने धीरे से कहा। तुमने बुलाया, उसने फुसफुसाया, शब्दों से नहीं, अपनी चाहत से। आखिरकार दरवाजा खुल गया। मैं बाहर भागा, गलियारे में हाँफते हुए। मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद हो रहा था, और जैसे ही वो पूरी तरह बंद होने वाला था, मैंने फिर से पालना देखा। वो अब भी झूल रहा था, लेकिन इस बार वो खाली नहीं था। अंदर एक काली सी आकृति थी, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। तो क्या सच में बिंदु एक चुड़ैल थी, या फिर मैं ही अपनी इच्छाओं के जाल में फंसकर पागल हो चुका था? आज भी जब मैं आंखें बंद करता हूं, मुझे वो लाल पालना दिखाई देता है, धीरे धीरे झूलता हुआ, और उसके अंदर वो काली आकृति जो अब भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। शायद कुछ चीजों को बुलाना आसान होता है, लेकिन उन्हें वापस भेजना नामुमकिन।
अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आज की दूसरी कहानी है भूतिया इंडियन फार्म की फील्ड ट्रिप। ये घटना साल 2015 की है, जब मैं मिडिल स्कूल में था और अपनी नई जिंदगी के साथ खुद को ढालने की कोशिश कर रहा था। मैं हाल ही में पुणे शिफ्ट हुआ था, एक ऐसा शहर जहां मैं आज भी रहता हूं। उससे पहले मैं पूरे 13 साल दुबई में रहा था, जहां मेरे माता पिता मेरे जन्म के तुरंत बाद चले गए थे। मेरे नए स्कूल ने एक ओवरनाइट फील्ड ट्रिप प्लान की थी, एक छोटे से शहर बारामती के लिए, जो अपने फार्म और डेयरी के लिए काफ़ी मशहूर है। ये ट्रिप हमें किसानों की जिंदगी और उनकी मेहनत को करीब से दिखाने के लिए थी, और मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड स्टूडेंट्स में से एक था, क्योंकि ये मेरी पहली ओवरनाइट ट्रिप थी। बस से उतरते ही मैंने अंधेरे में उस जगह को देखा जहां हमें रात बितानी थी, और मेरे मुंह से अचानक निकल गया, ये जगह ऐसी लग रही है जैसे यहां 5 लोगों का मर्डर हुआ हो। पीछे खड़ी लड़कियों की हंसी सुनाई दी, लेकिन मुझे सच में कुछ अजीब महसूस हो रहा था। बारामती मेरे स्कूल से करीब 130 किलोमीटर दूर था। पूरे दिन की थकान और ट्रिप की एक्टिविटीज़ के बाद मैं बस अपने दोस्तों के साथ आराम करना और सोना चाहता था। लेकिन मुझे क्या पता था कि उन बड़े चरमराते गेट्स के पीछे जो मेरा इंतज़ार कर रहा था, वो मुझे आज भी रातों में सोने नहीं देता। जब हम अंदर गए तो साफ दिख रहा था कि वो एक बहुत बड़ा फार्म लैंड था। वहां 2 बड़े सीमेंट के घर थे और कई छोटे छोटे मकान। एक बड़ा हॉल था जहां खाना खाने का इंतजाम था, और बाकी सब खेत ही खेत। हल्का डिनर करने और कुछ बोर्ड गेम्स खेलने के बाद हमें अपने अपने सोने की जगह पर जाने को कहा गया। कुछ लोग तुरंत सो गए, लेकिन हम कुछ दोस्त थोड़ी देर और जागते रहे, बेकार की बातें करते हुए, ज्यादातर लड़कियों के बारे में। रात करीब 12 बजे बाकी सब सो चुके थे। अब सिर्फ मैं, मेरा दोस्त अंकित और रौनक ही जाग रहे थे। अंकित हमारे स्कूल में अपनी डरावनी कहानियों के लिए बहुत फेमस था। वो ऐसे शहर से आता था जहां अजीब और रहस्यमयी घटनाएं होती रहती थीं। कुछ देर सामान्य बातें करने के बाद अंकित ने अपनी एक मशहूर हॉरर स्टोरी सुनानी शुरू की, और तभी अचानक उसने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम लोगों ने वो। अंकित अपनी रूह कंपा देने वाली कहानी सुना ही रहा था कि अचानक उसके चेहरे पर एक ठंडी बेजान सी नजर आ गई। रौनक हंसने लगा और मजाक में अंकित के हाथ पर मुक्का मारा, लेकिन मैं उसे जानता था और मैंने उसे कभी इतना खाली, इतना डरा हुआ नहीं देखा था। मैंने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, कुछ भी अपनी जगह से हिला नहीं था। वो एक लंबा कमरा था, दीवारों के साथ बेड लगे हुए थे, बीच में चलने के लिए काफी जगह थी। आखिरी कोने में वॉशरूम था और दोनों तरफ खिड़कियां। तभी अंकित धीरे लेकिन सख्त आवाज में बोला, नहीं, चुप रहो और ध्यान से सुनो। और हमने सुना। कमरे के बाहर से एक आवाज आ रही थी, ऐसी आवाज जैसे कोई घुंघरू पहनकर धीरे धीरे चल रहा हो। हर कदम के साथ वो छोटी छोटी घंटियों की आवाज, इतनी साफ, इतनी परफेक्ट कि मेरा दिमाग समझ ही नहीं पा रहा था। रात के 3 बजे कोई या कुछ हमारे कमरे के बाहर टहल रहा था, ऐसे जैसे वो किसी पार्क में शाम की सैर कर रहा हो। तभी अंकित ने फुसफुसाते हुए कहा, बाहर मत देखना, वो तुम्हें मार देगी। मेरा पहला ख्याल था खिड़की से झांक कर देखूं कि ये कौन पागल है, लेकिन अंकित ने हमें रोक दिया। उसने कहा, वो जो बाहर चल रही है वो कोई इंसान नहीं, वो एक चुड़ैल है। उसने हमें समझाया, अगर हमने खिड़की से बाहर देखा और वो हमें सीधे देख ले तो हम उसी पल मर जाएंगे। और फिर उसने एक और डरावनी बात कही, वो चुड़ैल हमें फंसाने के लिए हमारी जान पहचान वालों की आवाज में बुलाएगी। और तभी बाहर से एक आवाज आई, अंकित, मेरी मदद करो, मैं रास्ता भटक गई हूं। अब मेरे शरीर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं हिल भी सकूं। करीब 5 मिनट हो चुके थे
और वो घुंघरुओं की आवाज लगातार चल रही थी। ये कोई मजाक नहीं था। हमने फैसला किया कि कमरे में सो रहे एक टीचर को जगा देते हैं। तभी अंकित ने कहा, अगर हम उन्हें जगा देंगे तो ये आवाज बंद हो जाएगी। और सच कहूं, हमें यही चाहिए था। हमने टीचर को जगा दिया। वो थोड़ा चिढ़ गए थे, लेकिन जब उन्होंने हमारे चेहरे देखे तो उन्हें समझ आ गया कि हम मजाक नहीं कर रहे। उन्होंने अपनी टॉर्च उठाई और दरवाजा खोलकर बाहर देखने लगे। और तभी वो आवाज अचानक बंद हो गई, ऐसे जैसे वहां कोई था ही नहीं। बिल्कुल जैसा अंकित ने कहा था। टीचर ने हमें डांटा और कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है और हमें वापस सोने के लिए कहा। हम तीनों एक ही बेड पर सिमटकर लेट गए और किसी तरह आंखें बंद करने की कोशिश करने लगे। अगली सुबह हम जल्दी उठ गए। नींद पूरी नहीं हुई थी। जब हम बाहर निकले तो मैंने एक चीज देखी जो मैंने रात में नहीं देखी थी। 2 बड़े घरों के बीच एक छोटा सा चबूतरा था जिस पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था। वो थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन मैं इतना थका हुआ था कि मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जल्दी से तैयार होकर मैं नाश्ते के लिए डाइनिंग हॉल पहुंचा। वहां मैंने लड़कियों को आपस में बात करते हुए सुना। एक लड़की कह रही थी कि वो रात में वॉशरूम में बंद हो गई थी, दूसरी बेहोश हो गई थी, और एक लड़की ने तो ये भी बताया कि जब वो ब्लडी मैरी वाला गेम खेल रही थी तभी अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई और उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पास खड़ा हो, उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहा हो। उस दिन जब मैं घर वापस आया तो मैंने इस सब के बारे में इंटरनेट पर खोज की, और जो मैंने पढ़ा उसे देखकर मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। मुझे पता चला कि कुछ हिंदू समुदाय अपने मृत लोगों को दफनाते हैं और उनकी याद में उस जगह पर तुलसी का पौधा लगाते हैं। मुझे तुरंत वो चबूतरा याद आया। मुझे याद आया कैसे हम सब दोस्त वहां खड़े होकर हंस रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। जो यादें मुझे खुश करनी चाहिए थी, अब वही मुझे अंदर से बीमार कर रही थी। मैं 1 हफ्ते तक ठीक से खाना नहीं खा पाया। मैंने अंकित और रौनक से भी बात करना बंद कर दिया। मुझे पहले से ही लग रहा था कि उस जगह पर कुछ गलत है, और अब सच सबके सामने था। टीचर्स ने हमारी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन मुझे पता था वो कभी नहीं करेंगे। आज उस रात को 6 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन वो आवाज आज भी मेरे दिमाग में गूंजती है। जब भी मैं अपने दोस्तों से इस बारे में बात करता हूं, मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं, डर के और उस सदमे के। मुझे आज तक नहीं पता कि उस रात हमारे कमरे के बाहर क्या था या कौन था। शायद मैं कभी नहीं जान पाऊंगा, लेकिन एक बात मुझे हमेशा याद रहेगी। जो मैंने उस रात महसूस किया था वो बिल्कुल सच था, और वो आवाज, उसने मुझे जिंदगी भर के लिए डरा दिया है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो सोचिए उस रात हमने क्या महसूस किया होगा। कुछ जगहें सिर्फ जगहें नहीं होती, वो अपने अंदर ऐसे राज छुपाए होती हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। शायद हर आवाज का जवाब नहीं होता और हर परछाई इंसान की नहीं होती। अगर आप कभी ऐसी किसी जगह पर जाएं तो एक बात हमेशा याद रखना, हर चीज को देखने की कोशिश मत करना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें देखना आपकी आखिरी गलती हो सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप उस रात खिड़की के बाहर देखते या नहीं। मैं मिलूंगा